घर खरीदना है या नहीं खरीदना है, इस पे चर्चा करेंगे। मेरा नाम है नीरज, मेरे साथ है मेरी होस्ट वृंदा। वृंदा कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल एकदम ठीक, मज़े आ रहे हैं जीवन के। और निखिल कामत जी से जो है डिस्कशन की शुरुआत करेंगे। एंड गाइज़, एक बात मैं आपसे स्टार्टिंग में बोल दूँ, हम इस वीडियो को ना डेटा हेवी नहीं रखना चाहते। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे निखिल कामत को लेके भी जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जो कि ज़ीरोधा के को-फाउंडर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने अभी घर परचेज़ कर लिया है, बहुत सारी बातें। और फिर मैं और वृंदा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा है, वृंदा का एक्सपीरियंस क्या रहा है घर को लेके, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है घर को लेके, कमर्शियल प्रॉपर्टी को लेके, और साथ-साथ में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट को लेके। और आपसे एक रिक्वेस्ट क्या है कि आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में बताएं। मज़ा तभी है, डिस्कशन से इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। और डिस्कशन ही हम लोग करना चाहते हैं यहाँ पे वीडियो के थ्रू, कमेंट सेक्शन के थ्रू। तो उसमें आपने ज़रूर हमारा साथ देना है। एंड येस, प्लीज़ एंड तक सुनिएगा इस डिस्कशन को। काफ़ी कुछ चीज़ें होंगी आपके लिए भी, हमारे लिए भी, जो सीखने को मिलेंगी। और साथ-साथ में एक बात मैं बोलूँगा कि अ, हम भी आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, तो बिंदास एकदम बताइएगा अपनी बातें। वृंदा जी, शुरुआत कीजिए प्लीज़। हाँ जी, तो सबसे पहले तो मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगी कि आपका क्या ओपिनियन है कि बाय करें या ना करें? मेरे ओपिनियन से पहले आई थिंक वी शुड डिस्कस अबाउट निखिल कामत, कि भाई उनको लेके भी जो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। तो हुआ क्या कि हम सब जानते हैं निखिल कामत जी काफ़ी वोकल थे इस बारे में कि भाई घर जो है वो नहीं खरीदना चाहिए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने हमेशा से यही बोला था हर जगह पे कि घर जो है वो नहीं खरीदना चाहिए। एंड मैं मेरे को इससे पहले गालियाँ पड़े, मैं भी बता दूँ कि अगर आपने मेरे कोई बहुत पुराने पॉडकास्ट सुने हैं, तो शायद मैं भी उसमें यही बोलता था कि घर जो है वो नहीं खरीदना चाहिए। वृंदा, तुम्हें मतलब ऐसे एकदम स्टिल सी बैठ गई थी, तुम क्या हो गया था? मतलब ऐसा लग रहा था कोई नहीं, नहीं, मैं रिएक्शन सुन रही है। थी आपकी। हाँ, तो मुझे लगा कि वीडियो स्टॉप हो गई है। तो निखिल कामत जी यही बोलते हैं कि भाई घर नहीं खरीदना चाहिए, घर नहीं खरीदना चाहिए। और रिसेंटली उन्होंने जो है एक प्रॉपर्टी बाय करी है। वृंदा, आपको पता है इस न्यूज़ के बारे में वैसे? बिल्कुल पता है। तो क्या आजकल लगता तो है क्या सबसे क्या पहले हाँ, हाँ, मतलब गूगल न्यूज़ खोलते ही मेरी हाँ, फ़ीड्स में आया यही था कि भई हाँ, और लोग ट्रोल कर रहे हैं भई। हाँ, हाँ, मतलब हाँ, क्यों? राइट। तो क्यों खरीदा उन्होंने घर? क्या क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? बेसिकली उनको भी शिफ्ट करना पड़ गया था, जो वो जहाँ पे रेंटेड प्लेस पे रह रहे थे, हुँ, हुँ, उन्हें शिफ्ट करना था, तो इट इज़ प्रॉब्लमैटिक। जब उन्हें हुँ, खाली करने के लिए बोल दिया गया, तो वो हुँ, थोड़ा-सा हुँ, प्रॉब्लमैटिक हो जाता है अपनी जगह छोड़ के और फिर हुँ, पहले तो दूसरी जगह ढूँढो, फिर वहाँ पे सेटल हो। इट हुँ, टेक्स टाइम, हुँ, एफर्ट्स, काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। राइट। तो अ मैंने तो ये फ़ैसला ख़ैर 2 साल पहले कर लिया था। मैंने अपना घर, जिसे एक्चुअली में घर बोल सकता हूँ मैं, वो मैंने बाय किया 2022 में, राइट? और उससे पहले अगर आप मेरे कुछ पॉडकास्ट सुनेंगे कहीं पे जाके, तो मैं भी फ़र्म बिलीवर था कि आपको रेंट पे रहना चाहिए। एंड ग्रेजुअली मेरा माइंडसेट भी चेंज हुआ, एंड बिकॉज़ ऑफ द सेम रीज़न्स जो वृंदा ने भी बताया आप लोगों को, कि भाई बात ऐसी है कि किराए के घर में एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये होती है कि जब मकान मालिक बोलेगा तब आपको खाली करना पड़ेगा। आप उसको फिर लड़ सकते हो, झगड़ सकते हो, लेकिन आई डोंट थिंक कि कोई इस चीज़ में पड़ना चाहता है कि नहीं जी 2 साल का एग्रीमेंट था, तो 2 साल तो मैं रह के ही जाऊँगा, राइट? तो ये एक सबसे बड़ी सिचुएशन होती है। और किराए के घर में, और अच्छा, अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि घर खरीदना ही चाहिए, अभी तो हम ये पहले एक फर्स्ट डिस्कशन है हमारा, फर्स्ट पार्ट है हमारा। किराए के घर में 1-2 दिक्कतें और जो मैंने फेस करी वो ये कि आपके ना एड्रेस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके आधार कार्ड पे, पासपोर्ट पे और बहुत सारी जगहों पे वो एड्रेस चढ़ता है, बैंक में। एंड जब आप किराए के घर पे रहते हो और साल में 2 साल में आप चेंज करते रहते हो, हर जगह एड्रेस अपडेट करवाना अपने आप में एक फ़ाइट है। ख़ासकर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशंस के साथ एड्रेस अपडेट करवाना अपने आप में एक फ़ाइट है, एंड वो बड़ा कम्बरसम प्रोसेस हो जाता है। ये 2 मेजर चीज़ मुझे ऐसी लगी थी। नंबर 1 कि भई एक तो आपका कंट्रोल नहीं है कब तक आप अपने किराए के घर में रहना चाहते हो, राइट? नंबर 2, आपके साथ ये जो प्रोसीज़रल डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, ये एक बड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। वृंदा, योर थॉट्स? एग्ज़ैक्टली। और यहाँ पे ना एक और चीज़ मतलब मैं छोटा-सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना करना चाहूँगी। हुँ, सो वी वर ऑन रेंट फॉर लाइक आई थिंक 13-14 मंथ्स और हुँ, वो भी कब? जब हमारा घर बन रहा था। हुँ, मैं शुरू से अपने घर में मेरे हुँ, फ़ादर के पास घर हुँ, मतलब स्टार्टिंग से है। सो हुँ, हमारा अपना ही घर था बट हम उसे रेनोवेट करा रहे थे, स्क्रैच से बन रहा था। तो हम कुछ 1 साल के लिए शिफ्ट हुए थे। मतलब उसे ना घर बोलते हुए भी अजीब लगता था। हमें लगता था ये तो हमारा है ही नहीं। वो हुँ, कनेक्शन ही नहीं बिल्ड हो पाता था। ऐसा लगता नहीं ये तो टेम्परेरी वाली चीज़ है, ये हमारा नहीं है। सो इट राइट। वाज़ वेरी डिफिकल्ट टू अडैप्ट कि भाई हमें हुँ, 1 साल इधर रहना है। हुँ, ऑल्दो अगर मतलब मैं बताऊँ तो हमारा जो घर था हमने कुछ पोर्शन बिल्ड किया था नया,
तब भी हमारे पास कुछ अपनी जगह थी जहाँ हम रह रहे थे, बट वो हमें कम पड़ रही थी, इसलिए हमने एक एडिशनल जगह रेंट पे ली हुई थी। तो हुँ, हम वहाँ पे रेंट वाली जगह पे भी ना कम ही जाते थे। हमें लगता था यार हम छोटी-सी स्पेस में एडजस्ट कर लेंगे, बट वहाँ तो हम सोने भी नहीं जाएँगे। इट हुँ, वाज़ वेरी टफ। राइट, राइट। अच्छा, इसमें ना आई थिंक अब हम अपनी पर्सनल जर्नी का डिस्कशन शुरू करते हैं। एंड एक बात ये ज़रूर बोलना चाहूँगा, जो आपने बोला कि निखिल कामत को ट्रोल किया जा रहा है, मैं उस पे एक बहुत क्लियर बात बताता हूँ सबको। देखो यार, मैं ना ये एग्ज़ाम्पल कैसे ले सकता हूँ, कई बार आप किसी चीज़ को लेके बहुत वोकल होते हो, राइट? और वो सही भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलता हूँ कि गोल्ड एक अनप्रोडक्टिव एसेट है। वो अनप्रोडक्टिव एसेट है, लेकिन क्या गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो एक अलग बात है। गोल्ड एक अनप्रोडक्टिव एसेट है, ये स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है, लेकिन गोल्ड में क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, वो एक अलग डिस्कशन है। एंड करंट सिचुएशन में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो एक अलग डिस्कशन है। ऐसे ही घर लेना ना लेना आपके फेज़ ऑफ टाइम पे, अपनी लाइफ के कौन से फेज़ में चल रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इमोशनल फैक्टर्स होते हैं, आपके प्रोफेशनल फैक्टर्स होते हैं, आपके पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे आपको डिसाइड करना चाहिए। एंड अगर कोई व्यक्ति अपना स्टैंड चेंज करता है, तो उसको ट्रोल नहीं करना चाहिए। मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। हम मैं आपको एक टेक्निकल एग्जांपल देता हूँ, मैकबुक्स की अगर हम बात करें, तो बीच में एप्पल वालों को क्या हुआ, एप्पल वालों ने बोला कि देखो भाई, बात ऐसी है, हम नहीं देंगे तुम्हें कोई सा भी पोर्ट, जो यूएसबी पोर्ट होते हैं हम सब हटा देंगे, राइट? हम चार्जिंग भी बस एक ही पोर्ट देंगे, उसी से चार्जिंग करो, उसी से कनेक्ट करो, जो करना है। उन्होंने करा क्योंकि वो देख रहे थे कि द फ्यूचर इज़ वायरलेस। फिर उनको मिला बैकलैश, बैकलैश मिला, बहुत बड़े-बड़े जो हमारे टेक यूट्यूबर्स हैं, उनके थ्रू फीडबैक मिला बड़ा ज़बरदस्त। तो उन्होंने अगली बार चेंज करके पोर्ट्स डाले ना भाई, भर-भर के पोर्ट्स डाले। तो अगर कोई भी व्यक्ति अपना अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो इसका मतलब वो सीख रहा है, उसके एक्सपीरियंसेस बदल रहे हैं और वो समय के साथ जो है वो सीख के अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, अपडेट कर रहा है, अपने डिसीजन अगर वो चेंज कर रहा है। रादर देन ट्रोलिंग, आप ये सोचिए कि आपने खुद अपनी लाइफ में कितनी बार सीख के जो है वो चीज़ों को चेंज किया होगा, बदला होगा, अपने डिसीजंस को बदला होगा, राइट? कई बार ऐसा होता है, मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ से बताऊँ, पहले हम लोग मैं अभी ऑडिट पढ़ाता हूँ, तो पहले मैं सोचता था कि बच्चों को प्रिंटेड बुक की ज़रूरत नहीं है। आप उनको जो है वो पीडीएफ दे दो, काम चल जाएगा। लेकिन हमने देखा कि भाई मार्केट में तो प्रिंटेड बुक की बहुत डिमांड है, प्रिंटेड बुक के बिना बच्चा क्लास नहीं ले रहा। हमने फिर प्रिंटेड बुक्स निकाली। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि भाई हमसे कोई गलती हो गई यार। हमारी मार्केट की रीडिंग जो थी, वो उस समय कुछ और थी और आज कुछ और है। इट इज़ एज़ सिंपल एज़ दैट। योर थॉट्स? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, मतलब सेम मेरे जब आप ये एग्ज़ाम्पल दे रहे थे, तो हुँ, सेम केस हमारा था क्रेडिट कार्ड्स को लेके। पहले हम हुँ। कहाँ यूज़ करते थे, मतलब आपके येस। पास तो एक ऐसा कार्ड था जो हुँ। शायद मेरे को मिल भी नहीं सकता, बट स्टिल हाँ। वी वर नॉट यूजिंग दैट क्रेडिट कार्ड। एग्जैक्टली। आज एक्चुअली में हमारे मेरे पास एचडीएफसी इन्फिनिया 2017 से है शायद से, और उसके साथ कितने बेनिफिट्स मिले थे उस समय, मेरिट वेरिट के, वो सब हमने यूज़ भी नहीं किए, क्योंकि मुझे ना डर लगता भाई क्रेडिट कार्ड, भाई ये तो कुछ गड़बड़ी करा देगा। बट जब सीखा तो भाई समझ आया कि नहीं भाई, फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो देर इज़ नो पॉइंट इन ट्रोलिंग अ पर्सन फॉर चेंजिंग हिज पॉइंट ऑफ व्यू। आपको अगर आपकी और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की लैंग्वेज से मैं अगर समझाने की कोशिश करूँ, आप देखो, भुवन बाम की बात करो, आशीष चंचलानी की बात करो, कैरी मिनाटी की बात करो, या और किसी बड़े क्रिएटर की जो एकदम टॉप ऑफ द टॉप मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं। क्या ये अपना कंटेंट चेंज नहीं करते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? क्या ये अपना कंटेंट बनाने का तरीका, उसको डिलीवर करने का तरीका चेंज नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। तो इनको आप ट्रोल करोगे क्या? नहीं यार, हर कोई इंसान सीखता है और सीख के जो है वो अपने आप को बदलता है। एंड मैं खुद बता रहा हूँ, नंबर 1, मुझे भाई पहले लगता था कि स्टॉक्स बेस्ट हैं। फिर मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, फिर मैं म्यूचुअल फंड में आया। मुझे लगता है म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं, राइट? उसके अपने रीज़न्स मैंने देखे। पहले घर के लिए मुझे हमेशा से लगता था कि होम बाइंग, घर लेना नहीं चाहिए, रेंट पे रह लो, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं रेंट पे रहा भी हूँ। और एक से एक बढ़िया फरीदाबाद के लेवल पे जो भी बेस्ट लग्ज़ूरियस सोसाइटीज़ हो सकती है, मैं उसमें रेंट पे रहा भी हूँ, राइट? फिर मेरा माइंडसेट चेंज हुआ, मैं वो भी बताऊँगा माइंडसेट क्यों चेंज हुआ। ऐसे क्रेडिट कार्ड का एग्जांपल वृंदा ने दिया, तो इट्स ओके, इट इज़ टोटली ओके अगर आप अपना माइंडसेट चेंज करते हैं। आपको बिल्कुल भी उसमें स्ट्रेस लेने की 1% भी ज़रूरत नहीं है कि हाय, ये हमसे गलती हो गई या कुछ हो गया, ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है। खैर, अ, तो वृंदा, अब आप अपनी पर्सनल जर्नी बताएँ, आपने कभी घर परचेज़ किया है, नहीं किया है? कैसे आप शुरू से रह रहे हैं? क्या रहा है? ओके, सो मैंने पर्सनली कभी बाय नहीं करा घर। बीच हुँ, में एक बारी मेरे को कोई रियल एस्टेट बाय नहीं किया? मैंने कभी भी कोई रियल एस्टेट बाय नहीं किया, एंड हुँ, स्टार्टिंग से मतलब जहाँ हुँ, पे मेरा बर्थ हुआ था, मैं स्टिल हुँ, सेम घर में हूँ। हुँ, एंड मेरे फादर ओन करते हैं वो घर, एंड हुँ, कभी नहीं बाय किया। बट हुँ, हमारे घर में मतलब लाइक वी हैड वन मोर इन्वेस्टमेंट पर्पस से हमने एक जगह बाय करी थी।
हुँ, बट वो भी अगेन मेरे डैड ने करी थी। हुँ, मेरा उसमें कोई रोल नहीं था एंड आई वाज़ वेरी हुँ, यंग उस टाइम पे। तो मेरे राइट। को बहुत ज़्यादा चीज़ें हुँ, पता भी नहीं है कि उन्होंने क्या सोच के वहाँ पे इन्वेस्ट किया था। हाँ, हुँ, कैसे ट्रांज़ैक्शन हुई, क्या हुआ, वैसे वो सारी चीज़ें पता है, बट हुँ, नॉट लाइक कि क्या माइंडसेट था उस जगह पे लेने हुँ, का। राइट, राइट। तो मेरा भी स्टोरी कुछ ऐसी है कि आई वाज़ ब्लेस्ड एंड हम सब ब्लेस्ड हैं जिनके मम्मी-पापा के पास घर होता है, राइट? आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है कि भई क्वालीफाई करते ही या जॉब करते ही या बिज़नेस करते ही आपको घर खरीदने की जल्दी नहीं होती है क्योंकि आपके सर पे एक छत होती है, राइट? एंड उससे आपको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। इनिशियल डेज़ में आपको बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिलता है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता इस फैक्ट को, राइट? तो 2011 में मैंने अपने सीए फाइनल के एग्ज़ाम्स क्लियर किए थे और उसके बाद मैं अपने पापा-मम्मी के साथ ही रहा। आई थिंक 2-3 साल मैं पापा-मम्मी के साथ ही रहा। फिर पापा ने एक अपार्टमेंट खरीद रखा था। उसी अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ बिकॉज़ ऑफ माय प्रोफेशनल रीज़न्स के अपार्टमेंट्स में इंटरनेट वगैरह जो है ना, इंटरनेट और क्वालिटी ऑफ लाइफ़ और थोड़ा-सा अ, ईज़ ऑफ लिविंग मैं बोलूँगा, ईज़ ऑफ लिविंग वो कंपैरेटिवली ज़्यादा थी इन कंपैरिज़न टू दी वो वाला घर जिसमें हम लोग लैंड से बना के रहते हैं। तो वो भी अपार्टमेंट फ़ादर साहब का ही था। उसके बाद मैंने अपार्टमेंट्स बाय करे, लेकिन मैं कभी उनमें रहा नहीं। मैं रहता था रेंट पे और एक आधा अपार्टमेंट मैंने बाय करके रखा हुआ था और वो भी मम्मी और पापा ने बड़ा इमोशनल कर करके कि नहीं घर होना चाहिए, घर होना चाहिए, घर होना चाहिए एंड प्लीज़ समझिएगा कॉन्टेक्स्ट को समझिएगा कोई बहुत बड़े महँगे अपार्टमेंट्स नहीं थे। आई थिंक 90 लाख्स रुपीज़ के आस-पास के वो अपार्टमेंट थे और मैं आपको एक बात बताऊँ लुक एट फ्रॉम माय लेंस कि मैंने क्या देखा और अगेन मॉर्गन हाउसल ज़िंदाबाद। मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी जो हम अपने बुक रीडिंग क्लब में बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत सारे इनसाइट्स दे रहे हैं। वहाँ पे एक लाइन मेरी फ़ेवरेट है कि नो वन इज़ क्रेज़ी हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है। तो मेरा एक्सपीरियंस जो उस समय था, वो ये था कि मेरे फ़ादर ने जो अपार्टमेंट लिया था, वो अपार्टमेंट 8-10 साल बाद भी सेम प्राइस पे था जिस प्राइस पे लिया था, राइट? माइट बी उनका एंट्री टाइम गलत रहा होगा, उनका अ, वो शायद डिसीज़न उतना फाइनेंशियली जो है वो सही नहीं रहा होगा, लेकिन वो अपार्टमेंट भी एग्ज़ैक्टली उसी प्राइस पे था 8-10 साल बाद भी। तो मेरा वो एक्सपीरियंस बड़ा गलत था कि यार जो है प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं अपार्टमेंट के। फिर भी एक इमोशनल कॉल लेके मम्मी-पापा के कहने पे एक अपार्टमेंट मैंने खुद का ही परचेज़ कर लिया जिसमें मैं रहा नहीं, मैं रहता था रेंट में ही और क्योंकि मुझे लगता था बड़ा लग्ज़ूरियस अपार्टमेंट खरीदना नहीं चाहिए, उसे रेंट पे कर लेना चाहिए और छोटा अपार्टमेंट खरीद लेना चाहिए, राइट। देन उसके बाद काफ़ी साल मैं रेंट पे रहा। मैंने अपने ऑफ़िसेज़ भी कुछ रेंट पे रखे, कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हमने खरीदी फरीदाबाद के अंदर फॉर बिज़नेस पर्पज़। वो मुझे लगता है कि वो नो ब्रेनर था। उस प्रॉपर्टी से मैंने बहुत कमाया। अगेन बाद में जाके उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत खराब हो गई। तो मेरे प्रॉपर्टी के साथ जो मेरी जो रियल एस्टेट के साथ एक्सपीरियंसेज़ है ना, वो बहुत बेकार रहे ओवरऑल। इवन टिल डेट मेरे रियल एस्टेट के साथ एक्सपीरियंसेज़ अच्छे नहीं हैं। मैं उसके रीज़न्स आपको बताता हूँ। नंबर 1 मुझे लगता है कि भई इन चीज़ों को खरीदने बेचने में टेक्निकैलिटीज़ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं, जो एक आम आदमी को नहीं पता और अगर मैं आपको आप भी बल्कि शेयर कीजिएगा अपने एक्सपीरियंसेस। ये जो ब्रोकर्स हैं ना, ये भी कोई बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, इनको भी बहुत ज़्यादा नहीं पता होता है। इनको बस एक चीज़ से मतलब होता है मेरा ये अगेन ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं जनरलाइज़ नहीं करना चाहता, बट मेरे साथ तो ये एक्सपीरियंस है, इनको सिर्फ़ एक चीज़ से मतलब होता है कमीशन दे दो। राइट बायर से और सेलर से बस इनको 1% वाली जो कमीशन होती है उसके पीछे क्रेजी होते हैं और उसके लिए कुछ भी करवा देंगे। इनको भी फॉर्मेलिटीज़ नहीं पता होती और कभी कोई चीज़ अटक जाती है रियल एस्टेट में तो बहुत लंबी चलती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। इवन अभी मेरे ब्रदर ने भी एक प्रॉपर्टी बाय करी है उसमें भी ये एक्सपीरियंस रहा है। राइट मैंने कुछ प्रॉपर्टी बाय करी उसमें भी एक्सपीरियंस रहा है। तो ये एक बड़ा ही मुझे कम्बरसम प्रोसेस लगता है बाय करना। शायद मैं इसलिए भी अपने आप को बचाता रहता था। अपार्टमेंट की वैल्यू बढ़ते हुए नहीं देखी थी इसलिए अपने आप को बचाता रहता था। लेटर ऑन जब मैं रेंट पे रहने लग गया तो उसके बाद बंदा जो एक्सपीरियंसेस हुए कि वही कि भाई कभी भी मकान मालिक जो है फ़ोन कर सकता है भैया 1 महीने में खाली कर दो। प्लस हुँ। एक चीज़ और भी शायद मैं तब ना बहुत अच्छे से फैमिली वाइज़ सेटल्ड नहीं था। मेरी डॉटर हुई पहली डॉटर हुई 2013 में, उसकी स्कूलिंग शुरू हुई 4 साल बाद 2017 में, राइट? दूसरी डॉटर हुई 2019 में, उसकी स्कूलिंग शुरू हुई अगेन 2000 आई थिंक 3 साल बाद शुरू हुई थी उसकी स्कूलिंग 3 साढ़े 3 साल बाद शुरू हुई थी। तो तब तक ना हम भी फिगर आउट कर रहे थे कौन से स्कूल में जाएँगे बच्चे, हमें कहाँ रहना अच्छा लग रहा है। एंड देन जब स्कूल डिसाइड हो गया बच्चों का, तब मुझे लगा कि अब 10-12 साल की स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है कि मैं कहाँ रहना चाहता हूँ, कहाँ रहूँगा। जो जिस घर पे मैं रेंट पे रहता था वो उस घर से स्कूल जाने में ही जो है वन साइड में 1 डेढ़ घंटा लग रहा था बच्चों को, राइट? स्कूल बस के थ्रू और वापस आने में फिर 1 डेढ़ घंटा। तो मुझे लगा था बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, बच्चे अगर कोई और एक्टिविटी करना चाहते हैं तो उसमें वो पार्ट पार्ट नहीं ले पा रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए अब जो मैंने घर परचेज़ किया 2022 में वो बच्चों के स्कूल के बिल्कुल पास, जहाँ से सिर्फ़ 5 मिनट का जो है वो डिस्टेंस है बच्चों के स्कूल का। तो ये
मेरे मोटे-मोटे तौर पे मैंने अपना एक्सपीरियंस बताने की कोशिश करी कि मेरी रियल एस्टेट के साथ क्या एक्सपीरियंसेस रहे। मुझे कभी भी रियल एस्टेट भाई नहीं है। अब आप इसको सुपरस्टिशियस नहीं बनना चाहता हूँ, बट मुझे मेरे एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं है रियल एस्टेट के साथ टिल डेट। टिल डेट मेरे एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं है। बाइंग और सेलिंग प्रोसेस बहुत ही बेकार है। बहुत ज़्यादा ओपेक है। ओपेक मतलब ट्रांसपेरेंसी की सख्त कमी है। किस क्या प्राइस चल रहा है, क्या प्राइस नहीं चल रहा है, किसको क्या देना है, ये ट्रांसफ़र चार्जेज़ हैं, उसके बाद भाई वो वाली डीड करवाओ, फिर ये वाली डीड करवाओ। तो कई लोगों को शायद ये बहुत आसान लगे, कई लोगों को दिन-रात का काम हो, लेकिन मेरे लिए ये एक स्ट्रिक्ट नो है। अब जस्ट जस्ट टू ऐट द लास्ट पार्ट, मैं एक इक्विटी इन्वेस्टर हूँ और इक्विटी में मैंने बहुत बहुत अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, डायरेक्ट स्टॉक्स के थ्रू अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया। तब मुझे लगने लग गया था कि मेरा मेरा जो पोर्टफोलियो है एज़ अ ओवरऑल पोर्टफोलियो वो इक्विटी हैवी ज़्यादा हो गया है। डाइवर्सिफ़ाई करने के लिए मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ़ में रियल एस्टेट को एज़ अ इन्वेस्टमेंट लेने की कोशिश करी और मैंने कुछ लैंड बाय करी है और उसमें भी बहुत सारी प्रोसीजरल डिफ़िकल्टीज़ आई हैं और अभी चल भी रही हैं। बहुत सारी आई हैं और चल भी रही हैं। वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया, 1 साल से ज़्यादा का प्रोसेस हो चुका है, राइट? बट मुझे ये लगता है, अगर मैं अपने थॉट्स बताऊँ, कि घर ले लो यार। अब उस पे हम डिस्कशन करेंगे घर लेते समय क्या बात पे ध्यान रखें। रियल एस्टेट एज़ एन इन्वेस्टमेंट तभी जाएँ जब आपके पास बहुत सारे फंड्स हो गए हों, आपका इक्विटी का पोर्टफोलियो फुल हो चुका हो। जैसे मुझे मेरे केस में लगने लग गया था ये, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब हम आगे बात करेंगे कि घर बाय करते समय क्या बात ध्यान रखनी है। इतने वृंदा के थॉट्स जान लेते हैं। हाँ जी, वृंदा जी। राइट। जब मैं चीज़ें सुन रही थी ना, तो हुँ, एक्चुअली मेरे को बहुत सारी चीज़ें क्लिक कर रही थी। हुँ, जैसे आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। हुँ, घर जब बाय करते हैं और एज़ एन इन्वेस्टमेंट हुँ, स्पेसिफिकली, उसे मेंटेन करना भी बहुत टफ है, हुँ, बहुत ज़्यादा हुँ, टफ है। हुँ, ऑल्दो ये मैंने पर्सनली देखा नहीं है, बट हुँ, आई हैव हर्ड दैट स्टोरीज़ मेरे अपने हुँ, घर पे। सो हुँ, इनिशियली मेरे डैड के पास 2 घर थे। हुँ, तो एक वो रहने के पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे एंड सेकंड वाज़ उन्होंने रेंट पे दे रखा था। हुँ, भाई वो खाली करवाना वाज़ अ मिशन। हुँ, किसी ने वो, मतलब जो टेनेंट थे, ही वाज़ हाँ, स्टेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। हुँ, तो हमारा बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद हुँ, एक बारी को हमारा यही हो गया था कि नहीं, अब हम बेच भी देंगे, मतलब पहले वाला जब घर बेचा भी सही मेरे डैड ने, तो हुँ, रियल एस्टेट तो मैं नहीं खरीदने वाला। इट्स हार्ड टू हुँ, मेंटेन। हुँ, तो और भी एग्ज़ैक्टली। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब एज़ एन इन्वेस्टमेंट जब यूज़ कर रहे हैं। हुँ, अगेन वो मेरे डैड का एक्सपीरियंस था, हो सकता है हुँ, बहुत लोग रियल हुँ, एस्टेट को ही एज़ अ सेकंड इन्वेस्टमेंट अपनी यूज़ करते हों। हुँ। बट बहुत अलग-अलग एक्सपीरियंसेस हैं रियल एस्टेट में। राइट, राइट। सबके बड़े अलग-अलग एक्सपीरियंसेस हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि घर परचेज़ करने का एक्सपीरियंस और क्या-क्या बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो देखो यार, सबसे पहली बात, घर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल होना चाहिए। यू शुड बाय वन होम। एक घर आपके पास ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर होना चाहिए। अब वो कौन-सी स्टेज ऑफ लाइफ़ में खरीदना है, वो आपने डिसाइड करना है। वो आपने अपने फैमिली के साथ, अपने लाइफ़ पार्टनर के साथ बैठ के डिसाइड करना है कि आपने घर कौन-सी स्टेज ऑफ लाइफ़ में खरीदना है। अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ़ में खरीदना है आपने, यानी कि जैसे जॉब करनी शुरू करी तब, मिड स्टेज ऑफ लाइफ़ में खरीदना है, क्योंकि हर किसी के पर्सनल फाइनेंस अलग हैं। मेरे से अगर आप पूछेंगे तो मैं बोलूँगा कि आप अर्ली स्टेज में ना खरीदें। अर्ली स्टेज में आप एक्सप्लोर कीजिए अपने जॉब को, अपने प्रोफ़ेशन को। फिर जब जैसे-जैसे आपकी फैमिली थोड़ी बढ़ने लगे, तब आप एक डिसीज़न लीजिए मिलके कि अब हमें घर खरीदना है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, राइट? इससे क्या होता है, आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होती है कि ओके, जैसे मेरे पास तो यही क्लैरिटी नहीं थी मैं करूँगा क्या? मैं जॉब करूँगा, मैं पढ़ाऊँगा, या मैं कोई ऐसी जॉब करूँगा जिसमें बहुत ट्रैवलिंग होगी, या मैं कोई ऐसा प्रोफ़ेशन अपनाऊँगा जिसमें बहुत ट्रैवलिंग होगी, या मैं कोई ऐसा प्रोफ़ेशन करूँगा जो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, जहाँ पे ट्रैवलिंग बिल्कुल नहीं होगी। तो इन चीज़ों पे आप क्लैरिटी लाइए, नंबर 1, राइट? और स्टेज डिसाइड कीजिए, अर्ली स्टेज और मिड स्टेज और लेटर स्टेज कब आप घर खरीदना चाहते हैं। इसके लिए आपको अपनी फैमिली से डिस्कशन करना पड़ेगा। घर होना चाहिए, एंड जो पॉइंट्स मुझे समझ आए कि भाई आपको पता होना चाहिए आपकी जॉब, प्रोफ़ेशन, ऑक्यूपेशन और साथ-साथ में आपकी फैमिली प्लानिंग किस तरीके से है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके घर में। अगेन, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो नरेट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। देन एक बात जो वृंदा ने बोली, बहुत इंपॉर्टेंट बात, घर कभी भी इसलिए ना खरीदें कि आपको उससे रेंटल इनकम होगी। मैं तो इसके अगेंस्ट हूँ, मैं इसके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि रेंटल इनकम का जब आप रेंटल यील्ड देखोगे तो वो कुछ भी नहीं है यार। वो एटलीस्ट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में तो वो ना चिल्लड़ है, और उतना आप, मतलब उस पे आप कभी कुछ ग्रो ही नहीं कर पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ़रीदाबाद में 1 करोड़ घर की, अगर 1 करोड़ का आपका घर है, तो उसका जो रेंटल वैल्यू होगी वो 25 से 30,000 होगी। अब आप इसको सीधा-सीधा हिसाब-किताब लगा के देखो, 25 से 30,000, राइट? अब 30,000 भी अगर मैं हायर साइड पे भी लगा लेता हूँ, तो आपने 3,60,000 रुपए जो हैं वो कमाए हैं, राइट?
30,000 इंटू 12 अगर मैं कर देता हूँ, तो आपने 3,60,000 रुपए कमाए हैं। और 3,60,000 रुपए कमाने का मतलब क्या है? 3,60,000 रुपए कमाने का बहुत सिंपल सा मतलब है कि भाई आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करा, उसपे आपको जो है 3,60,000 आ रहे हैं। अब अभी इसमें देखने वाली बात ये है कि इस 3,60,000 ये पूरे आपकी जेब में नहीं जा रहे हैं। इसमें से कुछ हुँ। आपका खर्चा ज़रूर होगा जो मेंटेनेंस की तरफ जाएगा। 50,000 हो सकता है, 60,000 हो सकता है, लाख रुपए हो सकता है। तो अगर मैं 60,000 ही मान लूँ, तो आपने जो है वो मात्र और मात्र 3 लाख रुपए जो है वो आपके पास आ रहे हैं। तो 3% की आपकी जो है वो इनकम हो गई। अब कई लोग बोलेंगे इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन वगैरह भी इन्वॉल्व होती है। होती है, बट आपको अगर आप अभी इनिशियल स्टेजेस में हैं, तो आपको रेंटल इनकम को देखते हुए घर नहीं लेना चाहिए। उसके लिए आपके पास इक्विटी है, वो सब आपको इक्विटी आपको हेल्प कर देगी वेल्थ क्रिएशन में। लेकिन सिर्फ 3% की ये भी मैंने बहुत ज़्यादा बता दी। ये भी मैंने बहुत ज़्यादा बता दी। आई एम श्योर कि जो लोग रेंट पे देते हैं उन्हें पता होगा कि ये 60,000 की जगह पे बहुत सारा खर्चा होता है। और 30,000 का रेंट भी मैंने ज़्यादा बताया, क्योंकि मेरे पास एक अपार्टमेंट है, वो 1 करोड़ का ही है और 25,000 के रेंट पे चढ़ा हुआ है, राइट? फिर उसके साथ रेंटल के साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। आज आपका टेनेंट आपको कभी भी फ़ोन कर सकता है, अजी ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, राइट? फिर और एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, जैसे वृंदा ने बताया कि टेनेंट खाली नहीं कर रहा है, राइट? कोई टेनेंट भी आपको सही ढूँढना है कि नहीं ढूँढना है। फिर आप जब टेनेंट ढूँढते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर्टी डीलर के साथ डील करना, कमीशन करना, मतलब इट बिकम्स मतलब जब आप ईज़ ऑफ अर्निंग पैसिव इनकम देखते हैं, तो वो मुझे लगता है कि हाउसेज़ में, रेज़िडेंशियल हाउसेज़ में नहीं है। दिस इज़ माय थॉट। मैं फिर बोल रहा हूँ, सबके एक्सपीरियंसेस अलग हो सकते हैं। वृंदा, आपके थॉट्स इस चीज़ पे, जो रेंटल वाली बात हमने करी, कि रेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अगर कमाना चाहता है तो? मतलब मेरे को खुद फ़ीज़िबल नहीं लगा। मतलब जो हुँ, मैं आपको बता रही थी कि हमने एक और रियल एस्टेट, मेरे डैड ने एक फ्लैट बाय किया था हुँ, एज़ एन इन्वेस्टमेंट। हुँ, बट मतलब जब हमें चीज़ें समझ आने लगी, बिकॉज़ मेरे डैड ने काफ़ी पहले बाय किया था और वो रेंट पे था। जब हमें चीज़ें समझ आई, हमें लगा कि यार ये फ़ीज़िबल नहीं है। मतलब हम क्यों ही छोटे से एक रेंट के लिए इतनी बड़ी हुँ, इन्वेस्टमेंट, इतना बड़ा पैसा हमने ब्लॉक कर रखा है। वी हुँ, सोल्ड इट। हमने वही हुँ, डैड को फिर वही म्यूचुअल फंड्स में कि हुँ, आप लगा लो, कोई हुँ। दिक्कत नहीं है, बट नहीं लिया हमने उसके बाद रियल एस्टेट नहीं लिया बिल्कुल भी। हुँ। तो यही यही थॉट है मेरा भी, कि भाई घर होना चाहिए, लेकिन घर को आप अगर रेंटल इनकम कमाने के लिए सोच रहे हैं, वो एक सही थॉट नहीं है। एटलीस्ट इनिशियल स्टेजेस में वो बिल्कुल भी सही थॉट नहीं है। एक चीज़ और, घर लेते समय ध्यान रखें कि आप ओवर द बोर्ड ना जाएँ। अब ओवर द बोर्ड क्या होता है कि भाई आप घर लें जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता हो। आप घर लें जिसमें आपकी फैमिली के हिसाब से सफिशिएंट चीज़ें हों, क्योंकि जब आप बड़ा घर लेते हैं, खासकर जब आप एक अपार्टमेंट लेते हैं, उसके साथ बहुत सारी एसोसिएटेड मेंटेनेंस कॉस्ट भी होती है, हिडन कॉस्ट भी होती है। और मेंटेनेंस कब बिल्डर बढ़ा देगा, कब आपकी सोसाइटी बढ़ा देगी, यू डोंट नो। अभी 30% मेंटेनेंस इंक्रीज का नोटिस आया हुआ है हमारे पे। 30% इज अ वेरी बिग अमाउंट, राइट? तो अगर मैं अपने पर्सनल इसमें एक्सपीरियंस बताऊं, अभी मैंने जो 2 अपार्टमेंट्स लिए हैं, ये मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं लिए हैं। ये प्योरली सिर्फ और सिर्फ एंड यूज़ के लिए है। एक मेरा घर बनाया मैंने, एक मैंने अपना ऑफ़िस टाइप क्रिएट किया है, राइट? तो जो घर है वो 2400 स्क्वायर फीट है, और जो ऑफ़िस है वो अराउंड 4000 स्क्वायर फीट है। इसके पीछे का मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि घर मेरा ऐसा होना चाहिए जिसमें 3 रूम हैं, हम लोग 4 लोग हैं, 3 रूम हैं, मुझे मोर देन सफिशिएंट लगते हैं। ऑल्दो मेरी वाइफ़ मुझसे हमेशा लड़ती रहती है, निभा हमेशा बोलती रहती है कि घर बड़ा होना चाहिए। मैं उसको समझाता हूँ कि नहीं, घर छोटा होना चाहिए। ऑफ़िस हमने थोड़ा-सा बड़ा लिया है। हम इसको जब मर्ज़ी चाहे इसको डिस्पोज़ ऑफ कर देंगे, जब हमारा कोई काम हमें लगेगा कि और कुछ बढ़ रहा है या कुछ हो रहा है, तो हम इसको जो है छोड़ सकते हैं। और हमें लगता है कि ऑफ़िस है, थोड़ा-सा लोगों को आना-जाना है वहाँ पे, कभी कोई स्टाफ़ भी आता है या और भी लोग मिलने आते हैं, वो थोड़ा-सा हमने उसको उस तरीके से बड़ा बना रखा है। प्लस हमें 2 स्टूडियोज़ की रिक्वायरमेंट थी, और साथ में मुझे एक लाइब्रेरी बनानी थी, और कुछ नीड्स थी ऑफ़िस की, उसके हिसाब से हमने ये डिसीज़न लिया। घर लें, रिक्वायरमेंट के हिसाब से लें, क्योंकि घर के साथ एसोसिएटेड कॉस्ट बहुत सारी हैं, और खासकर मेंटेनेंस जो है घर की, वो भी आपको अकॉर्डिंगली करनी पड़ेगी। उस मेंटेनेंस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपका जो अपराइट मेंटेनेंस जाता है। अब आप अपार्टमेंट में रहते हैं, तो कहीं पे 2 रुपए, कहीं पे 3 रुपए, कहीं पे 4 रुपए पर स्क्वायर फीट तक की मेंटेनेंस हो सकती है। उसके बाद आप लोग इंटीरियर की बात करोगे कि आपको इंटीरियर कराना है, तो जितना बड़ा अपार्टमेंट होगा उतनी बड़ी कॉस्ट आएगी। और ये इंटीरियर वाली, भाई इंटीरियर करने वाले लोगों से मेरी अलग परेशानी है। इसके बाद आपकी अ, जो उसको मतलब डे टू डे जो मेंटेनेंस है, आप कोई मेड रखते हैं, कोई काम करने वाला व्यक्ति रखते हैं, कोई हेल्पर रखते हैं, उसकी भी कॉस्ट आपके घर के साइज़ के हिसाब से जो है वो मैटर करती है। वृंदा, योर थॉट्स? बिल्कुल, सही कह रहे हो आप। सो यहाँ पे भी अगेन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जो आप चीज़ें बोल रहे हो हुँ, ना कि हुँ, घर हमेशा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए। हुँ, सो सेम थॉट कि भाई हुँ, किसी को देख के बड़ा घर लेने की कोशिश मत करो। जितनी हुँ, आपकी फैमिली नीड है, उस हिसाब से ही आपको घर बनाना चाहिए। जब मैंने हुँ, आपको इनिशियली बताया कि हम हुँ, कुछ टाइम के लिए अराउंड 13-14 मंथ्स के लिए रेंट पे गए थे।
एंड हुँ, लाइक जितने हमारे पास लैंड है, हुँ, अभी भी हमारा घर मतलब ऑल्दो आपने देखा हुआ है बट हुँ, कम पोर्शन में बना हुआ है। बाकी हुँ, हमने खाली छोड़ रखा है, मतलब गार्डन हुँ, बना दिया ऐसे ही छोटा-सा, बट हुँ, हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि हम पूरा बनाएँ, क्योंकि उसे हुँ, मेंटेन तो हमें ही करना है एट द एंड ऑफ एग्ज़ैक्टली। द डे। तो अब हुँ, कम स्पेस में हमारा गार्डन बड़ा है और घर छोटा है। हुँ, राइट। एंड एक चीज़ और, अ, घर लेने के सपोर्ट में क्या-क्या बातें हैं? तो देखो यार, वही मैंने आपको जो बताया कि इमोशनल रीज़न्स हैं, आपके पर्सनल रीज़न्स हैं, आपके प्रोफ़ेशनल रीज़न्स हो सकते हैं, राइट? और साथ-साथ में एक और चीज़ जो घर लेने को फ़ेवर करती है, वो है होम लोन। क्योंकि आपको होम लोन जो है वो काफ़ी कम रेट पे अवेलेबल हो जाता है और उसके साथ के बहुत सारे एसोसिएटेड बेनिफिट्स भी हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से टैक्स रिजीम में हैं, ओल्ड में हैं, न्यू में हैं। काफ़ी सारे तरह की डिडक्शंस, काफ़ी सारे तरह के टैक्स बेनिफिट्स भी आपको होम लोन पे मिल जाते हैं। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी 8.3% के आसपास का जो है वो रेट चल रहा होगा, व्हिच इज़ वेरी लेस इन कंपैरिजन टू पर्सनल लोन एंड अदर काइंड ऑफ लोन्स, राइट? राइट, राइट। हुँ, बहुत सारे बेनिफिट्स एक्चुअली मिल जाते हैं, मतलब हुँ, एक चीज़ मेरे को यहाँ पे जब आप होम लोन की बात कर रहे थे ना, एक और चीज़ मैं जानना चाह रही थी आपसे। आपको क्या लगता है कि अगर कोई भी पर्सन घर खरीदने जा रहा है, वो हुँ, कितनी ईएमआई अपनी अफ़ोर्ड कर सकता है? लाइक व्हाट इज़ द एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ परसेंटेज, बेसिकली नॉट अमाउंट, हुँ, परसेंटेज क्या होनी चाहिए उसकी सैलरी के हिसाब से, व्हाटएवर ही और शी इज़ अर्निंग, कितना परसेंट आपको लगता है कि वो ईएमआई के हुँ। लिए यूज़ कर सकता है? मुझे लगता है 25 से 40% ऑफ द इनकम जो है वो ईएमआई के लिए यूज़ कर सकता है। 40 बहुत हायर साइड पे है। 25 बहुत अच्छा एक कंफर्ट ज़ोन में आप रह के काम कर सकते हो, क्योंकि आपके पास और चीज़ों के लिए भी पैसे बचे होंगे। इसीलिए इस ये एक और रीज़न है कि घर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लें, अपने पैसों के हिसाब से लें, किसी और को देख के ना लें। क्योंकि होम लोन आसानी से मिल रहा है, ये इसका मतलब ये नहीं है जितना मर्ज़ी ले लो, ख़ैर उतना मर्ज़ी मिलेगा भी नहीं जितना आप चाहेंगे, वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू कीप अ चेक कि भई आपकी ईएमआईज़ जो हैं वो आपके कमांड से बाहर ना निकल जाए। ऐसा ना हो कि भाई साहब आपकी ईएमआई इतनी बड़ी हो गई है कि आप आप लोग जो है बाकी खर्चे नहीं कर पा रहे हो, बाकी आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ उसकी वज़ह से आ रहे हैं, राइट? एंड कोशिश कीजिए जब होम लोन लीजिए, जब आप घर लीजिए तो होम लोन ले लीजिए, उससे आपकी डॉक्यूमेंटेशन चेक हो जाती है। वैसे मैं आपको एक गारंटी दे दूँ कि जब गड़बड़ होनी होगी तो वो होम लोन के बाद भी होगी। तो आप होम लोन लेके ये जो बातें चलती है ना कि एश्योर हो जाता है कि पेपर सही हैं, ऐसा बिल्कुल 100% कोई गारंटी नहीं है। होम लोन लेने के बाद भी, घर पे लोन लेने के बाद भी, प्रॉपर्टी पे लोन लेने के बाद भी दिक्कतें आ सकती हैं। हाँ, कम हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो लोन लें, कम से कम रेट पे लें, अपनी इनकम का 25 से 40% के आसपास ही जो है वो ईएमआई में जाए जाए तो अच्छा है। 40 बहुत हायर साइड पे, मैं फिर बोल रहा हूँ, 25 से 30, 25 से 35% रहे तो बहुत कंफर्टेबली आप लोग लाइफ जी सकते हैं, राइट? एंड ऑब्वियसली आपका एक एसेट क्रिएट हो रहा है, उसपे कैपिटल एप्रिसिएशन मिल रही है, बहुत सारी बातें हैं। तो एक ये होम लोन भी उसके एक फ़ेवर में जाता है कि येस, आप लोगों को जो है वो अगर घर बाय करना है, तो वो कर लेना चाहिए। लेकिन फिर से याद रखें, कौन-सी स्टेज में बाय करना है, कहाँ पे बाय करना है, आपका प्रोफ़ेशन, ऑक्यूपेशन, पर्सनल रीज़न्स, इमोशनल रीज़न्स, डिस्कशन विद योर लाइफ़ पार्टनर, डिस्कशन विद योर फैमिली, ये सब आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा और तब जाके जो है आपको वो डिसीज़न लेना पड़ेगा। वृंदा जी, थॉट्स? बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला आपने। तो आपने यहाँ पे बहुत सारे प्रोस तो बता दिए, हुँ, एडवांटेजेस बता दिए घर खरीदने की। बट हाँ, यहाँ पे मैं आपसे कॉन्सिक्वेंसेस भी पूछना चाहूँगी, एक घर हाँ। खरीदने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या-क्या हैं? कॉन्स क्या-क्या हैं बेसिकली, है ना? हाँ, बेसिक ये हाँ, राइट, कॉन्स राइट। क्या-क्या हैं? तो कॉन्स तो यार देखो कुछ नहीं है। कॉन्स में बस यही है कि भाई डील अच्छे से हो जाए, आप सुख हुँ, हुँ। संपत्ति से अपने घर में शिफ्ट हो जाएँ, तो ठीक है, लेकिन अगर डील में भी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो वो बड़ा ही पैनिक सिचुएशन होती है, बहुत ही पैनिक सिचुएशन होती है। सेलर सही ना निकले, ब्रोकर सही ना निकले, अथॉरिटीज़ परेशान कर सकती हैं आपको कभी-कभी, राइट? बस वो चीज़ें थोड़ी-सी ध्यान रखने वाली है, क्योंकि लोगों का बहुत पैसा डूबता है इस प्रोसेस के अंदर। बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर होता है जब कोई व्यक्ति घर बाय कर रहा होता है, तो वो चीज़ों का अगर ध्यान रखा जाए, तो आई थिंक और कोई एज़ सच कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सोच समझ के घर लें। इसका आप बहुत जगह पे कंपैरिज़न देखेंगे, ये इंटरेस्ट कॉस्ट में ये हो सकता है, वो हो सकता है, फलाना हो सकता है, ढिमाका हो सकता है। भैया, बात ऐसी है कि अपना घर ना, मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपको लगेगा कि येस, आई हैव अ रूफ ओवर माय हेड, राइट? बट वो सब आपका एक प्रॉपर डिसीज़न के थ्रू निकल के आना चाहिए। इसलिए नहीं कि हमने बोला घर ले लें तो घर ले लो। अब आप मान लो एक कपल है, डिंक कपल आज की डेट में बहुत चल रहे हैं, डुअल इनकम नो किड्स, राइट? एक्चुअली में ये टर्म है डिंक कपल, डुअल इनकम हुँ, नो हुँ। किड्स। आज की डेट में ऐसे लोग बहुत हैं जो भाई कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम पे हैं और उनका वर्क फ्रॉम माउंटेन चल रहा है, वर्क फ्रॉम बीचेस चल रहा है। मत लो यार तुम घर। मतलब ये एक बहुत पर्सनल डिसीजन है और आपको वो पर्सनल डिसीजन अपने आप को समझ के लेना पड़ेगा। और जब आप ये डिसीजन लें तो बस याद रखें कि पेपर वर्क प्रॉपर हो,
आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो, आपके साथ कोई ऐसे व्यक्ति हों जो जानते हो रियल एस्टेट के बारे में, वो आपकी डील प्रॉपरली करवाएँ, उसमें मत फँस जाना बस, राइट? एंड नीडलेस टू से मैं पर्टिकुलरली ऐसी जगहों पे नहीं सजेस्ट करूँगा जिसमें हमारे पास भी रोज़ ऑफ़र आते रहते हैं, आज इन्वेस्ट कर दो, 5 साल बाद प्रॉपर्टी मिलेगी, ये होगा, वो होगा। आई डोंट लाइक इट। अगेन आप अपनी ज़िंदगी का बहुत बहुत गाढ़ी कमाई, बहुत मेहनत की कमाई आप लगा रहे हो और वो भाई अगर उसमें कुछ हो गया तो बहुत बड़ा लॉस होता है। ये एक बड़ी ख़ास बात है कि रियल एस्टेट में ना बहुत बड़ा लॉस हो सकता है आपको अगर जब होना होगा तो। वो आपको एक सोच समझ के जो है, इस रिस्क को आपको सोच समझ के चलना चाहिए। राइट, राइट। एक और चीज़ लाइक मेरे को हुँ। जाननी थी, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है गोवा में इन्वेस्ट कर लो हाँ, और हाँ। मतलब बहुत सारी ऐसे जगहें आ रही होती हैं हुँ, माउंटेन्स पे हुँ। इन्वेस्ट कर लो, उस पे आपका क्यों क्या ओपिनियन है? एक तो ये हिंदुस्तानी कल्चर है। हम माउंटेन्स पे घूमने जाएँगे तो सबसे पहले एटलीस्ट बॉयज़ तो यही करते हैं, यार यहाँ एक घर लेंगे यार। यहाँ पे वो प्रॉपर्टी के रेट पता करते हैं। 1 नाली कितने की है, 2 नाली कितने की है, राइट? गोवा में जाएँगे तो गोवा में पता करेंगे। मैं तो गोवा में एक्चुअली में हम तो एक्सप्लोर भी करके आए थे। मैं, पुलकित और वृंदा हम तीनों गए थे और अक्षत के साथ हमने गोवा में काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को भी जो है वो एक्सप्लोर किया था। हमने अक्षत की भी, अक्षत श्रीवास्तव फॉर योर रेफरेंस, जो बहुत बड़े फाइनेंस इन्फ्लुएंसर हैं और बहुत बहुत ज्ञानवर्धक वीडियो शेयर करते रहते हैं। तो हमने अक्षत के साथ गोवा का एक ट्रिप भी मारा है। अक्षत ने अपनी प्रॉपर्टीज़ भी दिखाई हैं, वो कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे जो मुझे समझ आया, आपका टेम्परामेंट क्या है? आप उस बिज़नेस में जाना चाहते हो, नहीं जाना चाहते हो? आप अगर आप एयरबीएनबी की बात करते हो, आपका टेम्परामेंट है एयरबीएनबी चलाने का, आप उसके साथ जो एसोसिएटेड इश्यूज़ आने वाले हैं, जो एसोसिएटेड उसके साथ जो रिस्क हैं, क्या आप वो लेने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, गो फॉर इट। अगर ना, प्लीज़ अपने काम पे ध्यान लगाओ। तो मैंने एट द एंड ऑफ द डे ये सोचा, मेरा थॉट क्या बना है गोवा में और पहाड़ों में प्रॉपर्टी लेने के पीछे, कि यार देखो, अगर मैं गोवा में कोई भी प्रॉपर्टी लेने जाऊँ, अच्छी प्रॉपर्टी लेने जाऊँ, तो मुझे लगता है वो 1.5-2 करोड़ रुपए के आस-पास का ही पड़ेगा, इससे भी ज़्यादा ही पड़ेगा। ये मैं आपको पुरानी बात बता रहा हूँ, जब हमने गोवा विज़िट किया तो मैं बात कर रहा हूँ किसी अच्छे विला की बात कर रहा हूँ। उस समय वो 1.5-2 करोड़ में कुछ आ रहा था, अब पता नहीं क्या रेट्स चल रहे होंगे। अब वो 1.5-2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके मैं एयरबीएनबी चलाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, राइट? क्योंकि मुझे उसके साथ जो एसोसिएटेड रिस्क हैं, जो एसोसिएटेड ऑपरेशंस हैं, मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ। तो मैंने सोचा कि यार मैं 1.5-2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट भी कर दूँ, मेरा कोई ऐसा बेंट ऑफ माइंड भी नहीं है कि मुझे एयरबीएनबी चलाना है या कुछ करना है। तो इट्स मच बेटर कि मैं क्या करूँ कि भाई मैं गोवा घूमने जाना है, ग्रीन पॉइंट्स ज़िंदाबाद, राइट? या फिर ग्रीन पॉइंट्स नहीं भी हैं आपके पास, तो आप भाई होटल में रहो, आपका कितना खर्चा आ जाएगा? मतलब यहाँ पे थोड़ा-सा अगर देसी दिमाग लगाने की बात करें, तो यार 2 करोड़ रुपए मैं लगाऊँगा, उसके भाई उसके रिटर्न से मैं अपनी पूरे साल की ट्रिप्स पूरी कर सकता हूँ, कहीं भी रह सकता हूँ मैं। और सिर्फ़ गोवा में नहीं, कहीं भी जा सकता हूँ। मुझे गोवा जाना है, मुझे भाई उसके बाद वियतनाम जाना है, मुझे उसके बाद भाई बाली जाना है, मुझे थाईलैंड जाना है, मुझे इंडिया में कहीं जाना है, मुझे भूटान जाना है, मुझे उत्तराखंड जाना है। जाओ, आप स्टिक नहीं हो जाते हो और अगर आपको बिज़नेस करना है, तो वो बिल्कुल बात अलग है। आई थिंक अक्षत प्रॉपरली बिज़नेस कर रहे हैं उसकी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो पूरा एयरबीएनबी का अपना एक एक वो पूरा भाई कल को अक्षत अपने ग्रुप ऑफ होटल्स खोल देगा, राइट? तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो मेरा माइंडसेट उसमें नहीं बना एंड कोई बुराई नहीं है इसमें। अगर आपको यार लग रहा है कि आप सँभाल सकते हो बिज़नेस को, व्हाई नॉट? अगर आपको लग रहा है कि आपका वो बेंट ऑफ माइंड है, वो ऑपरेशंस आप कर सकते हो, वो अ, रिस्क आप ले सकते हो, प्लीज़ गो फॉर इट। और अगर आपको उसका रिटर्न ऑन जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो पसंद आ रहा है, प्लीज़ गो फॉर इट, राइट? लेकिन अगर पसंद नहीं आ रहा है भाई, भावनाओं में बह के, इन्फ्लुएंस होके आपने डिसीज़न जो है वो नहीं लेना है। राइट, राइट, बिल्कुल सही। मतलब अभी भी मेरे साथ भी ये होता है कि हुँ, कहीं अच्छी जगह पे हुँ, जाके ना एक बारी का तो हुँ, मन कर ही जाता है यार यहीं हुँ, सेटल हो जाए क्या? बिकॉज़ हमारा हुँ, काम का नेचर भी ऐसा है कि वी कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। तो राइट। वो एक चीज़ होती है कि ब्रेक हो सकती है कि यार हम मूव कर सकते हैं। हुँ, बट ठीक है, फिर बहुत सारी कैलकुलेशन करने के बाद ऐसे घर चलो। हुँ। एंड एक बात और यार, ये रियल एस्टेट एज़ एन इन्वेस्टमेंट अपने एटलीस्ट अपने करियर के इनिशियल फेजेज़ में मत कीजिए। रियल एस्टेट एज़ अ होम, एज़ अ इमोशनल डिसीज़न, वो आपने देखना है कि आपने इनिशियल स्टेजेस में लेना है कि मिड स्टेज में या लेटर स्टेज में लेना है। लेकिन रियल एस्टेट एज़ एन इन्वेस्टमेंट अपने अर्ली स्टेजेस में मत कीजिए। उसमें मुझे लगता है कि मेरा ये कॉल सही रहा कि मैंने इन्वेस्टमेंट तब करी जब मेरा इक्विटी का पोर्टफोलियो एक अच्छे लेवल पे पहुँच गया था, राइट? एंड बाय गॉड्स ग्रेस जो भी लैंड वाली डील है उसमें थोड़े रिटर्न्स भी अच्छे आए हैं, राइट? एंड अगेन रिटर्न एक्सपेक्टेशन मेरी बहुत टोन डाउन है, मुझे ज़्यादा रिटर्न चाहिए भी नहीं। मैं तो कहता हूँ पोर्टफोलियो लेवल पे, अगर आप पोर्टफोलियो लेवल पे जिसमें आपके इक्विटी भी है, जिसमें आपका रियल एस्टेट भी है, जिसमें आपके फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, गोल्ड भी है, पोर्टफोलियो लेवल पे अगर आप 11-12% का भी रिटर्न कमा लेते हो,
माय गॉड यू आर अ वंडरफुल पर्सन। अगर आप 11-12% का रिटर्न भी कमा लेते हो पोर्टफोलियो लेवल पे। इक्विटी में ऑब्वियसली थोड़ा 12-14% के आसपास एक्सपेक्टेशन हो जाती है। फिक्स्ड इनकम पे 7% के आसपास, गोल्ड पे वही 9-10% के आसपास, और रियल एस्टेट में मैं तो भाई मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग 12% पर एनम एप्रिसिएशन। वो लीनियर नहीं होगा आई नो, बट जैसे भी होगा देखा जाएगा। और शायद 12 ना हो तो चलो 8% ही हो जाए, 9% ही हो जाए, वो भी बहुत है मेरे लिए। मैं फिर बोल रहा हूँ मुझे एक्सपीरियंस नहीं है रियल एस्टेट के रिटर्न्स का, तो आई एम जस्ट पुटिंग माई माइंड आउट कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 8 से 11% के आसपास मैं उस पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। पोर्टफोलियो लेवल पे आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे 10-11% के आसपास का 11% के आसपास का रिटर्न मिलता रहे पूरे पोर्टफोलियो पे, तो बढ़िया हो जाएगा। बट रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट कमिंग अगेन कि भाई आपको जो है वो इनिशियल फेजेस में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए एक तो बड़ा अमाउंट होता है, राइट? आप बड़ा कैपिटल ब्लॉक कर देते हैं, फिर उसमें अगर कोई भगवान ना करे कोई डिफिकल्टी आ गई, तो आप समझ रहे हैं ना कि आपके पास 1 करोड़ थे, आपने 1 करोड़ का ही लैंड ले लिया और उसी के अंदर प्रॉब्लम आ गई, तो यू आर ऑलमोस्ट जीरो, राइट? लेकिन अगर आपका एक पहले से 5 करोड़ का, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का पोर्टफोलियो है और उसके बाद आप 1 करोड़ की लैंड ले रहे हैं, उसमें भगवान ना करे कोई डिफिकल्टी भी आती है, तो भी आपको एक होगा कि ओके मैं जीरो नहीं हुआ, मेरे पास और भी चीज़ें रखी हैं, आई कैन मैनेज माई फाइनेंसेस, मेरी वेल्थ क्रिएशन में प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। ये मेरा थॉट है। योर थॉट वृंदा? राइट। नहीं, ऑलमोस्ट सिमिलर थॉट, ऑल्दो हम्म, मतलब मैंने अभी जैसे पोर्टफोलियो, हम्म, ठीक है, आई हैव अ डिसेंट पोर्टफोलियो, उसके बाद भी मैंने एक बारी बीच में सोचा था लैंड लेने का, हम्म, इवन देखनी भी स्टार्ट करी, सारी चीज़ें करी, बट हम्म, जब मैंने पूरी कैलकुलेशन करी, हम्म, चीज़ें देखने के बाद, तो मेरे को लगा कि यार फ़ीज़िबल नहीं है। मतलब हम्म, मेरे घर की ना नीड है अभी कि मेरे को हम्म, रियल एस्टेट चाहिए चाहिए, आई हैव हम्म, अ परमानेंट होम, कहीं हम्म, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं हम्म, क्यों कर रही हूँ? इट्स बेटर जो मैं इन्वेस्ट यहाँ पे करने वाली हूँ, मैं हम्म, म्यूचुअल फंड्स ही बाय कर लूँ। आई हम्म, थिंक लॉन्ग टर्म में मेरे लिए कम्फर्ट ज़ोन भी ज़्यादा रहेगा और लॉन्ग टर्म में मेरे को शायद वेल्थ भी ज़्यादा क्रिएट करके देगा म्यूचुअल राइट, फंड्स। राइट, बट लेटर ऑन मुझे ये मतलब वो मैं मेरा पर्सनल चीज़ थी, मेरा पर्सनल अ, मतलब बैकग्राउंड है, सारी चीज़ें हैं मेरे पास, तो वहाँ पे ओपिनियन डिफर कर सकता है दूसरों का। राइट, मतलब लेटर ऑन आप ये कहना चाह रहे हो कि लेटर ऑन अगर आपका भी पोर्टफोलियो इक्विटी हैवी हो तो आप भी क्या लैंड बाय करोगे? डेफिनिटली आई विल कंसिडर, मतलब मेरा मन है कि मैं एक पीस ऑफ लैंड एक लेवल के बाद ज़रूर लेना चाहूँ। अभी हुँ, भी जैसे मतलब मेरा ब्रदर हुँ, वो अभी भी है कि हुँ, चलते हैं, हम यहाँ पे जगह देख के आते हैं। एक उनके माउंटेन्स वाली चीज़ अभी भी हुँ, अटकी हुई है, एंड देहरादून। हर सैटरडे, हाँ, हाँ, देहरादून हाँ। सैटरडे, संडे इज़ लाइक बस नेक्स्ट सैटरडे चलेंगे, हम देख के आएँगे। अच्छा देख तो ले मैंने यार कहा यार मैं रुक आपको बताता जाओ। हूँ हमारी हमारी इंडस्ट्री से जिंदल सर हैं, प्रवीण जिंदल सर हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने भी एक बार उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने की बात की थी टाटा मिस्ट कसौली में, और जिंदल सर ने भी वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया था। जिंदल सर से बिना परमिशन लिए बता रहा हूँ मैं बातें। जिंदल सर प्लीज़ सॉरी, अगर बोलेंगे तो हटा देंगे इसको। तो उन्होंने वहाँ इन्वेस्ट कर दिया था, एंड वो कह रहे हैं यार इन्वेस्ट करने के बाद क्या हुआ? अब यार वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी अच्छी, 5-1 करोड़ रुपए का आपने बढ़िया, शायद उससे भी ज़्यादा ही अमाउंट लगा होगा। 5 करोड़ तो मिनिमम था वहाँ पे एक बढ़िया, अगर आपने जगह लेनी थी तो। लेकिन फिर से वो अटक गए कि भाई अब जा सकते हैं तो वहीं जा सकते हैं, उसे मेंटेन कैसे करना है, बहुत सारी बातें। एंड जिंदल सर ही बोलते हैं फार्म हाउस का भी कभी-कभी भूत चढ़ता है ना हमें कि फार्म हाउस ले लो। जिंदल सर ही बोलते हैं, "अबे यार बेकार है फार्म हाउस वगैरह, कोई लेने की ज़रूरत नहीं।" क्योंकि पता है क्या है? दूर के ढोल सुहावने वाली बात है ये, कि जब दूर से ढोल बज रहे होते हैं ना, लगता है भाई साहब मज़ा आ रहा है भाई जीवन में। आई होप मैंने कहावत सही बोली। तो आप ना फँस जाते हो ऐसी चीज़ों में, फँस जाते हो मतलब देखो यार किसी के पास बहुत ही अंधा पैसा है, बहुत ही अंधा काला पैसा है और आए जा रहा है वो अंधा और काला पैसा, राइट? और उसको शौक है बहुत ज़्यादा, वो उसको एन्जॉय कर सकता है। देख रहे हो कितनी रिक्वायरमेंट, पहले तो अंधा काला पैसा हो, चलो अंधा काला पैसा नहीं है, व्हाइट में भी बहुत सारा पैसा हो, ओके? अंधा पैसा व्हाइट वाला हो या ब्लैक वाला हो, काला पैसा तो भाई कैसा भी हो, राइट? और उसके बाद आपको शौक भी हो, आप उस चीज़ को एन्जॉय भी करो। अब मैं फार्म हाउस खरीद लूँ और उस फार्म हाउस में भाई मैं जा रहा हूँ साल में 2 बार, राइट? और वहाँ पे हो क्या रहा है भाई, उसके केयर टेकर ने भाई उसका ओयो बना रखा है, राइट? तो ये इस तरह की जो सिचुएशंस है ना, वो मैं पर्सनली अवॉइड करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ मैं हाउ व्हाट काइंड ऑफ लाइफ आई वांट टू लिव, कि भाई सामान कम हो इन द सेंस आई वांट टू लिव लाइट, इन द सेंस कि भाई प्रॉपर्टीज़ मुझसे नहीं सँभलेंगी, आई कैन नॉट टेक केयर, ये मेरा थॉट है, राइट? तो मैं ना फार्म हाउस लूँगा, ना ही मेरा कोई वही देहरादून और ये सारे प्लान्स हम सोचते तो हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरी कैलकुलेशन ये बोलती है कि भई इससे बढ़िया है कि आपको जहाँ रहना रहो। कितने पैसा ले लेंगे होटल वाले, राइट?
और हो सकता है किसी को शिफ्ट होना वहाँ पे परमानेंट, जैसे आई नो पीपल जो परमानेंट वहीं वहीं पे उत्तराखंड में शिफ्ट हो गए, उनका अलग थॉट प्रोसेस रहा होगा। मैं शायद परमानेंट शिफ्ट नहीं हो सकता हूँ, और परमानेंट भी शिफ्ट होने वाला हूँगा तो पहले वहाँ पे 1 डेढ़ 2 साल भाई रेंट पे रह के देखूँगा मैं झेल भी पा रहा हूँ कि नहीं। हेस्ट में आके डिसीज़न नहीं लूँगा मैं। इतनी तो गलतियाँ कर ली हैं कि ये सीख तो मिल चुकी है। राइट, राइट। सो अभी मैं भी हुँ, कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूँ घर पे हुँ, कि हुँ, लेट्स नॉट गो एनीवेयर, हुँ, कि हम यहीं स्टिक करते हैं शांति से। सो हुँ। लेट्स सी बट फ्यूचर में जाओ, मे हाँ, बी। जाओ, घूम के आओ, एन्जॉय करके आओ, राइट? और अच्छा लगे तो और थोड़े दिन घूम के आओ और थोड़े दिन रह के देखो एंड देन टेक अ कॉल, राइट? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। मतलब हमें एक स्टिक थोड़ी होना है वहाँ पे। हुँ, अगर हम इन्वेस्ट कर भी रहे हैं माउंटेन्स पे, तो हमेशा एक ही जगह थोड़ी जाते रहोगे, फिर आप और चीज़ें हुँ, कैसे एक्सप्लोर करोगे? हुँ, तो एक वो रिस्ट्रिक्शन भी है, एंड राइट। बहुत बड़ी अपफ्रंट कॉस्ट है उसकी। हुँ, एग्ज़ैक्टली। चलिए गाइज़, ये थोड़ा-सा हमारा एक कैजुअल डिस्कशन था जो हमने किया कि घर खरीदना है, नहीं खरीदना है। हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। मैं इसमें भाई वो अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट वाली वो कैलकुलेशंस नहीं दिखाना चाहता था। मैं चाहता था कि एक एक ऐसा डिस्कशन हो जो ना हम अपने दिल की बात आपको बता पाएँ। उम्मीद करता हूँ आपने एन्जॉय किया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिएगा और साथ-साथ में हमारी वेबसाइट विज़िट ज़रूर कीजिएगा। उसमें बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, दिवाली पे बहुत सारे ऑफर्स निकाल रखे हैं हमने, आप लोग उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। राइट, एंड आप अपने थॉट ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि आप क्या सोचते हैं घर को खरीदने को लेके, रियल एस्टेट को एज़ अ इन्वेस्टमेंट आप क्या सोचते हैं? गप्पे मत मारिएगा। मतलब ये नहीं कि तुझे नहीं पता, ये हो गया, वो हो गया। आपने क्या किया वो बताइए, आपका एक्सपीरियंस बताइए एक्चुअल में। जैसे हमने अपना एक्सपीरियंस बताया, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, राइट? चलिए, विद दिस नोट थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। जीतना शुरू। चलिए जी, बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।